हेलो ग्लोसी व्यूअर, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की मोस्ट अवेटेड अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की। यह फिल्म वाकई में बेहद शानदार है और यह फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी की छठी इंस्टॉलमेंट है। शुरुआत में इसकी IMDb रेटिंग करीब 6 थी, लेकिन अब यह बढ़कर 7.2/10 हो चुकी है। यह पहली ऐसी फिल्म है जो बताती है कि पहली 5 फिल्मों में जो कुछ भी हो रहा था वह क्यों हो रहा था। यहाँ पर प्रीमोनिशंस, पूर्वाभास कैसे होते हैं, इसकी असली वजह सामने आती है। क्या ये सब एक शाप, कर्स है या इसके पीछे कुछ और राज है, ये सब आपको इस फिल्म में जानने को मिलेगा। खास बात यह है कि अगर आपने पिछली मूवीज नहीं देखी हैं तब भी आपको इस फिल्म में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसे एक तरह से प्रीक्वल और सीक्वल दोनों के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी पुराने हिस्सों से कनेक्शन मिलते हैं। ये अब तक की सबसे बेहतरीन रिव्यूड फिल्म बन चुकी है इस पूरी फ्रेंचाइजी में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की ओर। मूवी की शुरुआत साल 1969। यहाँ हम देखते हैं आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को। पॉल आज आयरिस को एक सरप्राइज विजिट के लिए लेकर जा रहा है। वह आयरिस को एक जगह पर लाकर खड़ा करता है और उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाता है। पट्टी खुलते ही आयरिस सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि पॉल आज उसे लेकर आया है स्काई व्यू रेस्टोरेंट में, जो कि उस समय का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, 494 फीट टॉल, और आज ही इसकी ओपनिंग डे है। पॉल काफी एक्साइटेड होता है और आयरिस बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे थोड़ी ऊंचाई से डर भी लगता है। अब दोनों अंदर जाते हैं और इस बीच हम बाहर एक बच्चे को फव्वारे में सिक्के डालते हुए देखते हैं, जो थोड़ा अजीब सा लगता है। एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है ये बैड लक लाता है। यह सुनकर बच्चा वहां से चला जाता है। उधर आयरिस, कैम्बल और पॉल लिफ्ट में चढ़ते हैं। ये लिफ्ट अब तक की सबसे बड़ी है, जो कि 9000 टन तक का भार उठा सकती है। अब होटल का स्टाफ बहुत ही ज्यादा खुश और उत्साहित नजर आता है। खास तौर पर लिफ्टमैन, जिसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह मुस्कुराते हुए सभी मेहमानों का स्वागत करता है और उन्हें रेस्टोरेंट की खासियतों के बारे में बताता है। वह यह भी कहता है कि यह रेस्टोरेंट अपनी तय समय सीमा से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, जो कि सुनने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन शायद यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत भी होती है। हर कोई बेहद खुश और एक्साइटेड है। सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं और वही बच्चा जिसे पहले फव्वारे के पास देखा गया था, अब वह भी ऊपर स्काई व्यू रेस्टोरेंट में आ गया है। जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हैं, आयरिस को अब धीरे धीरे डर लगने लगता है। उसे एक अनजाना सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे कुछ बुरा होने का पूर्वाभास हो रहा हो। हालांकि यह डायरेक्ट नहीं दिखाया गया, लेकिन आयरिस के एक्सप्रेशन से साफ था कि वह घबरा रही है। उसका मन कर रहा था कि वह वहीं रुक जाए या वापस लौट जाए। उसे आसपास की चीजें अजीब लगने लगी थीं। फिर सभी लोग लिफ्ट से ऊपर जाते हैं और टॉप सेक्शन में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर पॉल रिसेप्शन पर जाकर अपनी रिजर्व टेबल के बारे में पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है क्योंकि उसकी बुकिंग कंफर्म नहीं हो पाई थी। पॉल इससे काफी नाराज और अपसेट हो जाता है। वह वापस आयरिस के पास आता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अब आयरिस को और ज्यादा अजीब महसूस हो रहा था। उसे उल्टी जैसा लग रहा था, इसीलिए वह वॉशरूम चली जाती है। उधर पार्टी अपने जोश में चल रही होती है। लोग डांस कर रहे हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, म्यूजिक बज रहा होता है। इसी दौरान एक बारटेंडर एक शैंपेन ओपन करता है और उसका कैप प्रेशर के साथ ऊपर लगे झूमर से टकरा जाता है। इससे झूमर का एक नुकीला टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि स्काई व्यू रेस्टोरेंट का फ्लोर बीच में से ग्लास का बना हुआ था और वह ग्लास का टुकड़ा सीधा उस ग्लास फ्लोर पर गिरता है, जिससे उसमें क्रैक आ जाता है। अब कैमरा नीचे की ओर जाता है और हमें बिल्डिंग के जॉइंट्स दिखते हैं, जो कि हिल रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर लोगों का वजन बहुत ज्यादा हो गया था। यहीं से यह साफ हो जाता है कि रेस्टोरेंट को जल्दी तैयार करने की वजह से इसकी बेस स्ट्रक्चर कमजोर रह गई थी। अगर इसे समय लेकर मजबूत बनाया जाता तो शायद ये सब ना होता, और शायद यही एक कमजोर कड़ी, वीक पॉइंट थी। इसी बीच आयरिस की मुलाकात वहां पर परफॉर्म कर रही एक सिंगर और उसके बेटे से होती है। वे दोनों आयरिस से बात करते हैं और सिंगर आयरिस से पूछती हैं, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो जब उससे पूछा जाता है कि कितना समय हुआ है, तो वह बताती है कि 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन उसने यह बात अभी तक पॉल को नहीं बताई थी और वह अंदर ही अंदर डर रही थी। यही वजह थी कि उसे उल्टी आई थी और वह अजीब सा महसूस कर रही थी। खैर, वह महिला उसे आशीर्वाद देती है और अपने बेटे के साथ समय बिताने लगती है। अब आरस वापस पॉल के पास आती है। पॉल उसे एक खुले स्थान पर ले जाता है और बातचीत के दौरान वह उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है,
जिससे आरस बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद आरस फाइनली पॉल को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। हालांकि उसे लगा था कि पॉल गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि पॉल बहुत खुश होता है और उसे एक अंगूठी पहनाता है जो थोड़ी टाइट होती है। लेकिन आरस कहती है कि यह एकदम सही है। अब हम उस बच्चे को देखते हैं जो नीचे सिक्के फेंक रहा था। एक गार्ड उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, इससे किसी की जान जा सकती है। अगर ऊपर से सिक्का किसी पर गिरेगा तो वह गोली जैसा असर कर सकता है। जाहिर सी बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरने वाली कोई भी छोटी चीज ग्रेविटी की वजह से खतरनाक हो सकती है। लेकिन वह बच्चा नहीं मानता और सिक्के फेंकता रहता है। एक सिक्का हवा के दबाव से वेंट्स में चला जाता है और एक फैन में अटक जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। उधर आरस, कैंपवेल और पॉल बाकी लोगों के साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी वह दरार और गहरी होती जाती है और बहुत बड़ी हो चुकी होती है। दूसरी ओर वह सिक्का फैन से निकलकर एक पाइप से टकराता है और दूर जा गिरता है, जिससे ज्वलनशील गैस लीक होने लगती है। आरस और पॉल खुशी खुशी नाच रहे होते हैं। उन्हें इस सब का अंदाजा नहीं होता, लेकिन तभी आरस को कुछ महसूस होता है और वह खुद को पीछे खींच लेती है। ग्लास सेक्शन से दूर हो जाती है। उसके हटते ही ग्लास सीलिंग टूट जाती है और कई लोग एक साथ 494 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। आरस पॉल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। कांच के टूटने के साथ साथ आरस के सपने भी टूट जाते हैं। सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। अब यहाँ बिल्डिंग के जॉइंट्स भी टूट जाते हैं और दूसरी ओर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। एक महिला जो दौड़ रही होती है आग की चपेट में आ जाती है। वह भागते भागते एक वेंट के पास पहुंचती है जहां पहले से गैस लीक हो रही थी और वहां भीषण आग फैल जाती है। आरस किसी तरह खुद को बचा लेती है, लेकिन वह अपनी आंखों के सामने सिंगर को जलते हुए देखती है। मरने से पहले वह सिंगर अपने बेटे को एक बॉक्स में रखकर बचा लेती है। यही तो माता पिता करते हैं, अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश। अब आग चारों तरफ फैल चुकी थी। एक और कांच का सेक्शन भी टूट चुका था और बिल्डिंग जो जॉइंट से टूटी थी वहीं से झुककर गिरने लगती है। बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन कुछ लोग विंडो ग्लास की वजह से बच जाते हैं। इतने में वह सिक्का जो पहले झूमर पर आ गिरा था अब नीचे गिरता है। नीचे पियानो रखा था जो कि बीच से थोड़ा खिसक जाता है और वह सिक्का सीधे जाकर ग्लास विंडो से टकराता है, जिससे कई लोगों की जान चली जाती है। कुछ लोग लिफ्ट से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट अधिक भार नहीं झेल पाती और टूट जाती है। इसी कारण कई लोग दबकर मर जाते हैं। एक रिसेप्शनिस्ट जो लिफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा था वह बीच से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कुछ लोग सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सीढ़ियां भी आधी टूट जाती हैं और जो लोग उन पर होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। अब बस वही बच्चा बचा रहता है जो सिक्के फेंक रहा था। वह नीचे आकर खुश होता है कि वह बच गया, लेकिन तभी ऊपर से पियानो गिरता है और उसके ऊपर आकर उसे हमेशा के लिए शांत कर देता है। अब अंत में वह सिक्का जिसे वह बच्चा बार बार फाउंटेन में डाल रहा था वापस फाउंटेन में जा गिरता है। यह सच में यह दिखाता है कि बैड लक असल में क्या होता है। शॉकिंग बात यह होती है कि सिर्फ आरस अकेली बचती है। उसे वह सिंगर का बेटा मिल जाता है जिसे वह बचाने की कोशिश करती है और साथ ले जाने लगती है, लेकिन तभी दोनों फिसल जाते हैं और लटक जाते हैं। आरस की उंगली में जो रिंग पॉल ने पहनाई थी वह एक जगह फंस जाती है। उसी के कारण उसकी स्किन रिंग के साथ उखड़ जाती है और अंततः दोनों नीचे गिरकर खत्म हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर वर्तमान समय में आता है और यही थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की इंट्रोडक्शन। मेरे ख्याल से शुरुआत ही इतनी जबरदस्त रही है, तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। खैर, अब कहानी वर्तमान में पहुंचती है जहां हम स्टेफनी नाम की लड़की को देखते हैं। स्टेफनी को बार बार एक ही भयानक सपना आता है। वही डिजास्टर, वही चीखें, वही तबाही। वो बहुत परेशान रहती है। वह अपनी दोस्त से बात करती है और बताती है कि आयरिस असल में उसकी नानी ग्रैंडमदर थी जिससे वह कभी मिली नहीं। फिर भी वह उसे हर सपने में क्यों देखती है? वह हादसा क्या था? क्या वह सच में हुआ था? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए वह अपने घर जाती है जहां उसे उसके पिता और भाई चार्ली मिलते हैं। स्टेफनी की माँ यानी आयरिस की बेटी डार्लिन उसे 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। अब स्टेफनी अपने पिता से आयरिस के बारे में पूछती है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बताते। तब वह अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हावर्ड के घर जाती है और बाकी कजिन्स से भी मिलती है। स्टेफनी अपने मामा से डिजास्टर और आयरिस के बारे में पूछती है। इस पर मामा बताते हैं कि ऐसा कोई हादसा हुआ ही नहीं था, यानी जो हमने शुरुआत में देखा था वो क्या था। वे कहते हैं कि आयरिस बस पागल हो गई थी। उसने खुद को और दूसरों को एक जगह बंद करना शुरू कर दिया था, जिससे बच्चों को उससे अलग कर दिया गया। वह अजीबो गरीब लेटर्स और डिस्टर्बिंग तस्वीरें भेजती रही, जिस वजह से सबने उसे नाता तोड़ लिया और शायद वह अभी भी जिंदा है। मामा स्टेफनी को कहते हैं कि वह आयरिस से दूर रहें, लेकिन स्टेफनी के सवाल खत्म नहीं हुए थे। वह आयरिस के भेजे गए लेटर्स में मिले एड्रेस से उसे ढूंढने निकल पड़ती है। आयरिस अब शहर से दूर एक बंकर जैसी जगह में अकेली रहती थी। वह लगातार कैमरों से दरवाजों की निगरानी करती है। स्टेफनी उसे अपने बारे में बताती है और आयरिस बिना फोन या चाबियों के अंदर आने को कहती है, और इसकी वजह हम जानते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन की बुरी मौतें। दोनों बात करते हैं और अब आयरिस ये खुलासा करती है
कि जो भयानक सपने स्टेफनी को आज आ रहे हैं वो असल में उसी दिन का प्रेमोनिशन है जो आयरिस को पहले ही आ चुका था। यानी शुरुआत में जो हादसा हमने देखा था वह असल में हुआ नहीं था, लेकिन होने वाला था। आयरिस को उसकी पूरी झलक पहले ही मिल गई थी, जिससे उसने सभी को बचा लिया। लेकिन मौत, डेथ को यह बात पसंद नहीं आई। यहां जो एंटिटी है वह असल में डेथ ही है, जो उन लोगों को क्लेम करती है जिन्हें मर जाना चाहिए था। डेथ के हिसाब से वहां मौजूद कोई भी इंसान अब जीवित नहीं होना चाहिए था, इसीलिए वह अब एक एक करके सभी को मार रही है। डेथ ने आयरिस को भी टारगेट किया, जो पहले ही पॉल को खो चुकी थी। लेकिन आयरिस ने डेथ का पैटर्न, उसका तरीका समझ लिया था। उसने सालों की रिसर्च से एक किताब तैयार की जिसमें लिखा था कि डेथ कैसे काम करती है और वह कैसे उसकी ब्लड लाइन को खत्म करना चाहती है। क्योंकि आयरिस ने डेथ से चीट किया था, शायद डेथ सिर्फ आयरिस को ही प्रेमोनिशन दिखाना चाहती थी और सिर्फ वही बचनी चाहिए थी। लेकिन इंसानियत में यह स्वभाव होता है कि अगर हम खतरा देखें तो दूसरों को भी बचाते हैं, और यही आयरिस ने किया। उसने सबको बचा लिया। अब उसी के चलते डेथ उसके पूरे वंश के पीछे पड़ी हुई है। स्टेफनी यह सब सुनकर बहुत घबरा जाती है और वहां से निकलने लगती है। आयरिस उसे वह किताब देना चाहती थी ताकि वह अपनी ब्लड लाइन को बचा सके, लेकिन स्टेफनी बाहर चली जाती है। आयरिस जानती थी कि बाहर जाने पर स्टेफनी का अंत हो जाएगा, लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए वह भी बाहर जाती है, और जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही होता है। डेथ उसे क्लेम कर लेती है। अब अगले दृश्य में ओरस का अंतिम संस्कार होता है। इसी दौरान डार्लिन भी लौट आती है, लेकिन उसे देखकर स्टेफनी को कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि डार्लिन उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और स्टेफनी ने उसे आज तक माफ नहीं किया। अगले दिन स्टेफनी घर पर अकेली होती है, जबकि बाकी सभी लोग हार्वर्ड के घर पर पार्टी में मौजूद थे। उसी पार्टी में डार्लिन भी आती है और वहां लोग उसे दोबारा परिवार में शामिल होने के लिए कहते हैं, लेकिन वह साफ इनकार कर देती है। यहीं पर स्टेफनी को आयरिस की बात याद आती है और वो सतर्क हो जाती है। वह उस किताब को देखती है जिसमें वो बच्चा वाला सिक्का भी मौजूद था, जिससे स्काई व्यू डिजास्टर होने वाला था। किताब में हर चीज की जानकारी दी गई थी, कैसे लोग मारे जाएंगे, कोई कार एक्सीडेंट से, कोई लकड़ी ले जा रहे ट्रक से, और अन्य अलग अलग तरीकों से। इसी किताब में एक प्लेन का जिक्र भी था, और हमें याद आता है कि फाइनल डेस्टिनेशन का पहला हिस्सा भी प्लेन में ही था। सच कहूं तो मैंने सिर्फ उसी का पहला पार्ट देखा था, और वो प्लेन वाला सीन आज भी मेरी रूह कंपा देता है। जब भी मैं किसी फ्लाइट में चढ़ता था वही सीन मेरे दिमाग में घूमने लगता था। समय के साथ जब मैंने ऐसी मूवीज देखना बंद किया तो इस तरह के ख्याल भी कम हो गए, लेकिन जब से मैंने ब्लड लाइंस देखी है फिर से वो सब चीजें मन में चलने लगी हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, चाहे बचपन में या अब, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जो हादसा दिखाया गया था वो असल में सिर्फ आरस को एक विजन के रूप में नजर आया था। यानी वो हादसा असल में हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने सबको वक्त रहते बचा लिया था। और इसी वजह से मौत बहुत गुस्से में थी कि आरस ने इसकी योजना बिगाड़ दी। अब मौत एक एक करके उन सभी को खत्म कर रही थी। अब मौत का मकसद सिर्फ आयरिस के ब्लड लाइन को पूरी तरह से मिटाना था। किताब में सभी मौतों की न्यूज़पेपर कटिंग्स थीं, जो पहले की सभी फाइनल डेस्टिनेशन मूवीज को कवर करती थी। इससे यह साफ हो जाता है कि स्काई व्यू से बचने वाले लोगों की ब्लड लाइन पर ही यह श्राप है। दरअसल यह सब एक श्राप की तरह है जो मौत के क्रोध से जन्मा था और 1969 में स्काई व्यू की घटना से शुरू हुआ था। आरस को सबसे पहले इस बात का एहसास हुआ था, और तभी से मौत उन सभी की ब्लड लाइन के पीछे पड़ी हुई है जो उस हादसे में मरने वाले थे। यानी कि पिछले सभी पार्ट्स की घटनाएं भी इसी कर्ज की वजह से हुई थी। और यही इस मूवी की सबसे खास बात है कि इसमें आखिरकार सब कुछ खुलकर बताया गया है। अब पार्टी में एक सीन आता है जहां एक ग्लास का टुकड़ा किसी की ड्रिंक में चला जाता है और ट्रैम्पोलिन के नीचे एक गार्डन टूल रखा होता है। ट्रैम्पोलिन पर बच्चे उछल रहे होते हैं, लेकिन डार्लिन उस टूल को देख लेती है और समय रहते उसे हटा देती है। शायद डार्लिन को भी कुछ ना कुछ अंदाजा था। अब स्टेफनी को भी मौत की योजना समझ में आ चुकी थी और वह पार्टी में पहुंचती है, बट काफी देर हो चुकी थी। मौत अब अपना काम शुरू कर चुकी थी। एक बोतल गिरकर वाटर पंप पर लगती है, जिससे पंप ऑन हो जाता है। उसका पानी धीरे धीरे एक पाइप में भरने लगता है, जिससे वहां रखे टूल्स गिरने लगते हैं। उसी दौरान वह ड्रिंक भी गिर जाती है जिसमें कांच का टुकड़ा था। उस टूटे ग्लास का टुकड़ा हावर्ड के पैर में चुभता है। वह फिसल कर नीचे गिरता है। अब वाटर प्रेशर से गिरे गार्डन टूल्स जाकर ग्रास कटर पर गिरते हैं, जिससे वह चालू हो जाता है। वह सीधा हावर्ड के चेहरे पर चल जाता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। हावर्ड के अंतिम संस्कार के बाद स्टेफनी उस किताब को पूरी तरह से पढ़ती है। वहां उसे एक नाम मिलता है, जेबी, जो कि किसी सर्वाइवर से मिला था। फाइनल डेस्टिनेशन के फैंस जेबी को जरूर पहचानते होंगे। अगर नहीं पहचाना तो थोड़ा इंतजार कर लो। स्टेफनी अब अपना फैमिली ट्री बनाती है, जिसमें आरिस, पॉल, उनके बच्चे हावर्ड और डार्लिन, और फिर हावर्ड के बच्चे बॉबी, एरिक और जूलिया। वहीं डार्लिन के बच्चे थे स्टेफनी और चार्ली। वह यह सब परिवार को समझाती है कि उस दिन स्काई व्यू में सबको खत्म हो जाना था, लेकिन आरिस ने सबको बचा लिया था। असल में मौत का काम अधूरा रह गया था और अब वह वापस आकर अपने विक्टिम्स को क्लेम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग बच गए थे उन्होंने अपने परिवार बना लिया, यानी कि वह फैमिली ट्री कभी बनना ही नहीं चाहिए था। इसलिए अब मौत उन सभी को खत्म कर रही है। यह सब धीरे धीरे सालों से हो रहा था
1969 से लेकर अब तक। और अब मौत आयरस की ब्लड लाइन को खत्म कर रही है एक खास ऑर्डर में। पहले सबसे बूढ़ा हावर्ड मारा गया, अब बारी है उसके बेटे एरिक की, फिर जूलिया, फिर बॉबी, फिर आएंगे डार्लिन, उसके बाद स्टेफनी और फिर चार्ली। लेकिन स्टेफनी की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। सब उसे भी आयरिस की तरह पागल समझते हैं। इससे वो बेहद परेशान हो जाती है और सोचती है कि आयरिस को कैसा महसूस हुआ होगा। उसी रात हम एरिक को टैटू पार्लर में देखते हैं। वह अपने पिता की याद में एक टैटू बना रहा होता है। तभी टेबल पर रखे म्यूजिक बेस के कंपन से कुछ चीजें गिरती हैं, एक केमिकल की बोतल भी। दूसरी ओर एक फैन के पास लगी चेन टूटकर उसकी नाक की पियर्सिंग में फंस जाती है। वह उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक केमिकल में आग लग चुकी होती है जो धीरे धीरे पूरे पार्लर में फैल जाती है। अगली सुबह स्टेफनी चार्ली को उठाती है और कहती है कि उन्हें एरिक को बचाने जाना होगा। दोनों एरिक के घर जाते हैं, जहां पता चलता है कि वह पिछली रात के हादसे में बच गया था। स्टेफनी उसे सावधानी बरतने के लिए कहती है, लेकिन एरिक उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। जूलिया भी वहां आ जाती है, लेकिन वह भी स्टेफनी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। सभी को लगता है कि ये सब सिर्फ हादसे हैं, कोई कर्स या मौत का प्लान नहीं। स्टेफनी का पूरा ध्यान एरिक पर होता है, लेकिन तभी एक बॉल सड़क किनारे खड़ी जूलिया को लगती है और वे बैलेंस खोकर एक ट्रैश बिन में गिर जाती है। उसी समय ट्रैश ट्रक आता है और बिना देखे बिन को अंदर खींच लेता है, जिसमें जूलिया फंस चुकी होती है। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ट्रक के कवर में आकर दर्दनाक तरीके से मारी जाती है। अब पूरा परिवार सदमे में होता है। स्टेफनी बताती है कि मौत बहुत चालाक है। उसने सबको मौत का ऑर्डर बताया था और इसी वजह से मौत ने अपना ऑर्डर ही बदल दिया। अब कोई भी कभी भी मारा जा सकता है। लेकिन तभी एरिक की मां कहती है कि ऑर्डर अभी भी वही है, क्योंकि एरिक हावर्ड का बेटा ही नहीं है। उसका किसी और के साथ अफेयर था जिससे एरिक पैदा हुआ, यानी कि वह इस ब्लड लाइन में आता ही नहीं, इसलिए वह बच गया। वहीं जूलिया, जो हावर्ड की असली संतान थी, वही मौत की अगली विक्टिम बनी। एरिक इस सच से दुखी हो जाता है, जबकि स्टेफनी अब कहती है कि अगला नंबर बॉबी का है और उन्हें उसे बचाना होगा। स्टेफनी बताती है कि किताब में मौत से बचने का तरीका गणित की तरह समझाया गया है और अब उन्हें जेबी को ढूंढना होगा। डार्लिन कहती है कि उसे एरिस के एक लेटर से पता चला था कि जेबी किसी हॉस्पिटल में काम करता है। सब मिलकर वहां जाने का फैसला करते हैं और बॉबी भी उनके साथ चलता है, जिसे एरिक भी ज्वाइन करता है। रास्ते में स्टेफनी और डार्लिन के बीच बातचीत होती है। डार्लिन कहती है कि उसने बचपन से एरिस को मौत से डरते देखा है और जब स्टेफनी और चार्ली पैदा हुए तो वह उनकी मौतों के बारे में सोच सोचकर परेशान रहने लगी। वह नहीं चाहती थी कि जैसे उसका बचपन डर में गुजरा वैसे ही इन बच्चों का भी गुजरे, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। आखिरकार वे लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जेबी से मिलते हैं, जिसे हमने फाइनल डेस्टिनेशन की पिछली फिल्मों में देखा था। कुछ लोग उसे डेथ समझते थे और कुछ मानते थे कि वह एक एंजल है जो मौत को रोक सकता है। यहां रिवील होता है कि जेबी उस सिंगर का बेटा है जो स्काई व्यू हादसे में बच गया था। आगे वह बताता है कि उसने आरिस को ढूंढा, उससे मुलाकात की, दोनों ने मिलकर रिसर्च की और फिर दोनों को कैंसर हो गया। वह आगे कहता है कि मौत से बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, किसी और को मार दो तो उसकी बची हुई जिंदगी तुम्हें मिल सकती है, खुद को खत्म कर लो लेकिन सही समय पर मेडिकल केयर से जिंदा कर लिए जाओ। ऐसा एक लड़की के साथ हो चुका है। वह मर चुकी थी लेकिन बाद में डॉक्टरों ने उसे बचा लिया और क्योंकि मौत को लगा था कि वह उसे क्लेम कर चुकी है, इसलिए वह लड़की मौत की लिस्ट से बाहर हो गई। इस तरह सर्कल टूट गया था। अब जेबी कहता है कि उसे भी कैंसर हो गया है और वह अपना आखिरी समय शांति से बिताना चाहता है। वह यह कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टेफनी सोच में पड़ जाती है कि अब आगे क्या करना है। वहीं एरिक बॉबी को अपने साथ ले जाता है। वह बताता है कि उसे पीनट से एलर्जी है और अगर वह उसे खाएगा तो उसकी हालत बिगड़ जाएगी और वह मर सकता है। लेकिन प्लान यह होता है कि उसे अंतिम समय पर बचा लिया जाएगा, जैसे कि साइकिल का टूटना। ये लोग पीनट बिस्किट्स लेते हैं लेकिन वह वेंडिंग मशीन में फंस जाता है। एरिक गुस्से में मशीन पर हाथ मारता है जिससे वहां का ग्लास टूट जाता है। फिर वह मशीन को टिल्ट करता है और बिस्किट निकालने की कोशिश में मशीन की स्प्रिंग बाहर निकल आती है। इसके बाद वे दोनों MRI रूम में जाते हैं, जहां मशीन ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड तेज हो जाती है। ये फील्ड एरिक की बॉडी में लगी पियर्सिंग को खींचने लगती है। उसके पीछे एक चेयर होती है जो मशीन की ओर खींचती है और एरिक उसमें क्रश होकर मर जाता है। यहाँ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक फिल्म है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौत यहाँ हर चीज को और भी ताकतवर बना रही थी। अब बॉबी अभी तक जिंदा था, लेकिन तभी नर्स दरवाजा खोलती है जिससे वह स्प्रिंग टूटकर बाहर आती है और मशीन पर लगकर सीधे बॉबी के सिर में घुस जाती है। वह भी मर जाता है, यानी डेथ ने और लोगों को क्लेम कर लिया। अब तक स्टेफनी बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि डेथ को ट्रिक करने से चीजें और भी ज्यादा बिगड़ रही थी। वह डार्लिन और चार्ली से बात करती है। डार्लिन कहती है कि वह उस केबिन में रहेगी जहां एरिस ने दशकों तक खुद को सेफ रखा था, तो वह भी वहीं रह सकती है। लेकिन डार्लिन और चार्ली दोनों उसके साथ ही जाते हैं। उनके जाने के बाद हम एक कॉइन देखते हैं जो वहां गिर गया था और एक महिला उसे उठा लेती है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि पहले पार्ट से लेकर अब तक जो भी लोग मरे हैं वे असल में 1969 में स्काई व्यू पर मरने वाले थे, लेकिन बच गए। उन्होंने आगे परिवार बनाया और अब डेथ उन्हें क्लेम कर रही है। जब तक सभी नहीं मर जाते
डेथ नहीं रुकेगी। और ऐसा भी लगता है कि डेथ ने जानबूझकर आयस को वह विजन दिया था, क्योंकि उसे पता था इंसान दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे, जिससे उसे और ज्यादा लोग मिलेंगे। कोई डेमन डेथ को कंट्रोल कर रहा हो। अगर ऐसा रिचुअल दिखा दिया जाए जिससे ये डेमन आ गया हो, तो ये कहानी और भी वाइल्ड हो सकती है। खैर, अब केबिन लॉक था, तो स्टेफनी मैन एंट्रेंस तोड़कर अंदर जाती है, जिससे लाइट केबल डिस्टर्ब हो जाती है और स्पार्किंग शुरू हो जाती है। उसका सीट बेल्ट अटक जाता है और वह डार्लिन से कहती है कि वह अंदर जाए ताकि वह बच सके। स्टेफनी खुद भी बच सकती थी, लेकिन अंदर एक पिन टूटकर गिरती है जो सिलेंडर ऑन कर देती है और स्पार्क से ब्लास्ट हो जाता है। इंपैक्ट से ट्रक पानी में गिर जाता है और स्टेफनी उसमें डूबने लगती है। अब यहाँ पर डार्लिन पर एक पिलर गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ली स्टेफनी को बचाने के लिए जाता है। वह बेहोश हो जाती है, लेकिन चार्ली उसे होश में लाता है। वह कहता है कि वह मर चुकी थी, लेकिन अब जिंदा है, यानी कि साइकिल टूट चुकी है। हालांकि दोनों अपनी मां डार्लिन की मौत से काफी दुखी होते हैं। इसके बाद वाले सीन में चार्ली अपने डेट के घर पर पहुंचता है, जहां स्टेफनी भी उसके साथ होती है। दरअसल जो केबिन आरिस का बताया जा रहा था, वह असल में डार्लिन की आरवी थी। वहीं अंदर सीट बेल्ट वगैरह फंस गई थी। चार्ली ने सीट बेल्ट हटाकर स्टेफनी को बचाया था और उसे CPR भी दिया, यानी उसने भी डेथ को चकमा दे दिया। अब हम देखते हैं कि पास ही एक महिला कुछ सामान उठा रही होती है। तभी उसका सिक्का स्लिप होकर रेलवे ट्रैक में जा फंसता है, जो कि एक खतरनाक इशारा होता है, यानी हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। और याद करो, शुरुआत से ही कहा गया था कि जो कुछ शुरू हुआ था वह इसी सिक्के से होगा, और अब जो कुछ खत्म होगा वह भी इसी सिक्के से ही होगा। अब स्टेफनी और चार्ली एक डॉक्टर से मिलते हैं, जो बताते हैं कि उस दिन स्टेफनी बस बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि साइकिल अभी भी जारी है। असल में खत्म होना का मतलब होता है कि दिल की धड़कन रुक जाए, सांस थम जाए, सब कुछ एकदम बंद हो जाए और फिर उसे रिवाइव किया जाए। तभी माना जाता है कि डेथ को चीट किया गया है। लेकिन उनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिससे वह परेशान हो जाते हैं। उन्हें आभास होने लगता है कि डेथ अब फिर से उनके पास आने वाली है। इसी दौरान ट्रेन उस सिक्के की वजह से, जो ट्रैक में फंसा हुआ था, पटरी से उतर जाती है और रोड पर आ जाती है। स्टेफनी और चार्ली तेजी से भागते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वह बच गए। लेकिन तभी ट्रेन पर लदे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे नीचे गिरते हैं और एक एक करके दोनों को कुचल देते हैं। यह इस फिल्म की सबसे ब्रूटल डेथ में से एक थी। दोनों के शरीर लकड़ी के भारी लट्ठों से पूरी तरह क्रश हो जाते हैं। और यहीं पर हमें यह समझ में आता है कि जो कर्स और डेथ का सिलसिला है, वह अब भी जारी है। इसके बाद कई न्यूज़पेपर कटिंग्स दिखाई जाती हैं, जिनमें बताया जाता है कि जो लोग स्काई व्यू से बच गए थे और जिनके परिवार बने थे, वे सब एक एक करके मरते जा रहे हैं। और इसी के साथ फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लड लाइन्स यानी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स फिल्म की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि अब आपको सारी मूवीज की कहानी और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ मौतें रैंडम नहीं हो रही थी, बल्कि उनका एक खास कारण था। मैंने तो बहुत पहले ही सोच लिया था कि शायद ऐसा ही कुछ होगा। वीडियो बनाने का मन था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से चैनल पर लंबे समय से वीडियो नहीं आ पाए थे। स्क्रिप्ट तो मैंने पहले ही तैयार कर रखी थी, लेकिन अब मूवी आ गई है तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप पूरे टाइमलाइन और कर्ज की कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे। ये कर्ज मौत की वजह से शुरू हुआ था और एरिस की वजह से। एरिस ने 1969 में स्काई व्यू पर खत्म होने वाले लोगों को बचा लिया था, जिसके चलते उनके परिवार बने। डेथ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और तभी से एक एक करके लोग मरने लगे। जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाते, मौत रुकने वाली नहीं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए स्टे सुरक्षित और खुश रहिए।